क्लास 9 का जो हिस्ट्री है इसको हम लोग पूरी तरीके से क्वेश्चन आंसर के थ्रू, मतलब इसके 3 चैप्टर्स जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन और सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, उसके साथ साथ नाइज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, इन सभी चैप्टर्स को क्वेश्चन आंसर के थ्रू क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। मतलब क्वेश्चन आंसर करते चलेंगे और ट्राई करेंगे कि सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसमें पहले वेरी शॉर्ट को 1 मार्क या एक क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स में। कितने में आते हैं? 2 मार्क्स में आते हैं। क्वेश्चन है हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस इन 1789। आपको पता है 1789 में 14 जुलाई को शुरू हुआ था ये रिवॉल्यूशन। उस समय किंग कौन था? उस समय किंग था लुई 16। कौन था? लुई 16। सिंपल सा पूछ लेता है ये किस डायनेस्टी से था? तो किससे था? बर्बन डायनेस्टी से। किससे था? बर्बन डायनेस्टी का किंग था लुई 16। तो फ्रांस में 1789 में जो किंग था फ्रांस का वो कौन था? लुई 16 था। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच प्रिजन वाज स्टॉर्म्ड ऑन 14 जुलाई 1789। ये जो डेट है 14 जुलाई 1789, ये इसी दिन शुरू हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन और एक प्रिजन के डेमोलिशन से शुरू हुआ था। उस प्रिजन का नाम क्या था? बेस्टाइल। क्या था? बेस्टाइल। मतलब बेस्टाइल प्रिजन के डिमोलिशन से क्या शुरू हुआ था? हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। Yeah, what was the political body formed by the third state? थर्ड स्टेट आपको पता है कि फ्रांस डिवाइड था 3 स्टेट में, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट मोस्टली इसमें पुअर पीपल, फार्मर, पीजेंट्स, लेबर, मिडिल क्लास पीपल सब थर्ड स्टेट में आते थे। तो थर्ड स्टेट के लोगों ने कौन सी पॉलिटिकल बॉडी फॉर्म की थी? जिसका नाम है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली को फॉर्म करने वाले कौन थे? पीपल ऑफ थर्ड स्टेट। पीपल ऑफ थर्ड स्टेट। दिया व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्लोगन क्या था? पता होना चाहिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 3 बेसिक पिलर्स थे। मतलब इन्हीं 3 डिमांड पे पूरा क्या हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। तो पहला है लिबर्टी। क्या है? लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। क्या होता है? फ्रीडम। नेक्स्ट था इक्वलिटी। मतलब आपको पता है सोसाइटी रंग में डिवाइड था। मतलब फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट में, और तीनों में क्या था? बहुत ज़्यादा था इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी था मतलब सोशल इनइक्वलिटी भी था। इसके साथ साथ रिसोर्स में भी क्या था? बहुत इनइक्वलिटी था। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट मेंबर क्या थे? टैक्स इनके ऊपर नहीं लगते थे। टैक्स पेयर केवल कौन था? थर्ड स्टेट। कौन था? थर्ड स्टेट था। तो ये जो इनइक्वलिटी था इसको एबोलिश करने के लिए क्या चाहिए था? इक्वलिटी चाहिए था। तो पहला फ्रीडम, दूसरा इक्वलिटी और तीसरा फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। क्या होता है? भाईचारा। तो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 बेसिक पिलर्स थे किसके? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। दिया है विच डॉक्यूमेंट प्रोक्लेम इक्वल राइट्स फॉर ऑल मेन। ध्यान दीजिएगा, केवल मेन की बात कर रहे हैं। मतलब जो 25 ईयर के ऊपर के वो मेन जो अपना 3 डेज का लेबर वेज दे सकते थे, उन्हीं के पास क्या था? वोटिंग राइट था। मतलब नॉट ऑल मेन वर इक्वल। सभी इक्वल नहीं थे वहां पे। तो अब बोल रहे हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट सभी मेन को इक्वल राइट प्रोवाइड करता है? तो है ले बार्बियर का नाम आपने सुना होगा। ले बार्बियर। ले बार्बियर का जो ये डॉक्यूमेंट है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ये डॉक्यूमेंट है ले बार्बियर। किसका है? ले बार्बियर का। सिंपल सा पूछ सकता है हु इंट्रोड्यूस डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो कौन है? ले बार्बियर। कौन था? व्हाट वाज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ
द टैक्स पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, डायरेक्टली टू द स्टेट। अब बोल रहा है कि जो जो टैक्स डायरेक्टली स्टेट को देते थे उसका नाम क्या था? टाइल। क्या था? टाइल। अच्छा, एक टैक्स चर्च भी लगाता था, चर्च लगा, उसका क्या नाम था? टाइथ। क्या था? टाइथ। सिंपल समझ लीजिए, जो टैक्स लगाता था स्टेट उसको टाइल, और जो टैक्स लगाता था चर्च उसको क्या कहते? टाइथ। क्या कहते थे? टाइथ। टाइल एंड टाइथ। टाइल बाय स्टेट, टाइथ बाय चर्च। विच स्टेट पेड मोस्ट ऑफ द टैक्सेस? टैक्स पेयर स्टेट केवल एक ही था, वो था थर्ड स्टेट। कौन सा था? थर्ड स्टेट। हु रोट द पैम्पलेट? व्हाट इज द थर्ड स्टेट? थर्ड स्टेट पैम्पलेट को लिखने वाला कौन था? अबेसी। अबेसीज, और एक आपने सुना होगा मिरेब्यू के बारे में। ये दोनों जो बिलोंग करते थे फर्स्ट एंड सेकेंड से, मतलब नोबिलिटी, नोबिलिटी एंड क्लर्जी, नोबिलिटी एंड क्लर्जी से बिलोंग करते थे। ये दोनों मतलब थर्ड स्टेट के लिए क्या करते हैं? थर्ड स्टेट के लिए, थर्ड स्टेट के लिए मूवमेंट में पार्टिसिपेंट लेते हैं। एक अवेशी, एक मिरेब्यू। दिया विच ग्रुप कंट्रोल द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर? आपको पता है जैकोबियंस जो थे, जैकोबियंस जिसका एक बहुत फेमस लीडर है रॉबेस्पियरे, रॉबेस्पियरे, जिसका रेन जो टाइम माना जाता है इसे कहते हैं रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर मतलब भय और आतंक का युग, भय और आतंक का युग। जो रेन ऑफ टेरर है, जो कौन है? रेन ऑफ टेरर, उसका लीडर कौन था? उसका लीडर था जैकोबियंस। कौन था? जैकोबियंस। तो क्वेश्चन है हु वाज द लीडर ऑफ द जैकोबियंस? देन आंसर इज मैक्समिलियन रॉबेस्पियरे वाज द लीडर ऑफ जैकोबियंस, और उसका जो रूलिंग टाइम माना जाता है उसे कहते हैं रेन ऑफ टेरर, रेन ऑफ टेरर। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब। अब ये शार्ट आंसर है, मतलब वेरी शार्ट का हो गया। शार्ट आंसर में देखिए, डिस्क्राइब द थ्री स्टेट्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी। तो फर्स्ट स्टेट फ्रेंच सोसाइटी थ्री स्टेट्स में डिवाइड था, जो क्वेश्चन में दिया है। तो फर्स्ट स्टेट है क्लर्जी, क्लर्जी में कौन थे? चर्च ऑफिशियल्स। सेकेंड स्टेट है नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट्स जो मिलके बना था पीजेंट से, आर्टिसन, वर्कर्स एंड मिडिल क्लास लोगों से मिलके बना था। ये जो पहले जो दो स्टेट्स हैं, मतलब नोबिलिटी एंड क्लर्जी, नोबिलिटी एंड क्लर्जी इंजॉयड प्रिविलेज इनटू। क्या था प्रिविलेज? प्रिविलेज क्या होता है? बर्थ, बाई बर्थ इनके पास क्या थे? कुछ ऐसे राइट्स थे, जैसे टैक्स में रिडेम्पशन था, इनको टैक्स नहीं देना होता था। इनके पास क्या था? वोटिंग राइट्स था। ये सब इनको प्रिविलेज मिलता था, बाई बर्थ प्रिविलेज मिलता था। वाइल थर्ड स्टेट पे टैक्सेस। अब जो रिसोर्सेस थे, रिसोर्सेस मोस्टली किसके पास थे? फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के पास थे, और टैक्स पेयर कौन था? थर्ड स्टेट्स। ये इनइक्वलिटी था, एक तरीके से इनजस्टिस था। कहाँ पे? फ्रांस में। दिया वाई डिड द थर्ड स्टेट फॉर्म द नेशनल असेंबली? थर्ड स्टेट से, थर्ड स्टेट ने नेशनल असेंबली क्यों फॉर्म किया? द थर्ड स्टेट डिमांडेड इक्वल वोटिंग राइट्स। अब ऐसे था ना, जैसे कि फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट, उसके बाद सेकेंड, थर्ड स्टेट, ऐसे था। फर्स्ट स्टेट में 300 मेंबर्स थे, सेकेंड स्टेट में भी कितने? 300 मेंबर्स थे, और थर्ड स्टेट में 600 मेंबर्स थे। तो थर्ड स्टेट के पीपल कहते हैं, मेंबर कहते हैं कि सबके वोट की वैल्यू क्या कर दी जाए? एक कर दी जाए। सबके वोट की वैल्यू क्या की जाए? एक की जाए। जब भी टैक्स बढ़ाने की बात होती थी तो क्या होता था? केवल थर्ड स्टेट ही टैक्स पेयर था। अब ऐसा होता था, पूरा थर्ड स्टेट का मिला के वोट वैल्यू एक, सेकेंड स्टेट का मिला के एक, और फर्स्ट स्टेट का मिला के एक होता था। तो ये हमेशा 2/3 से क्या करवा लेते? पास करवा लेते थे। तो अब इन्होंने बोला कि नहीं, हर आदमी का एक वोट वैल्यू किया जाए, जिससे क्या होगा? जिससे इनके पास एक फेयर चांस रहेगा इसको अपोज करने का।
समझ गए ना। लेकिन स्टेट्स जनरल के इलेक्शन में क्या किया गया, इस बात को डिनाई कर दिया गया। व्हेन द किंग रिजेक्टेड दियर डिमांड, जब किंग ने क्या किया, इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं 600 मेंबर हों और सेकेंड के 300, इनके 300, इनके पूरे वोट की वैल्यू 1, इनके पूरे वोट की वैल्यू 1, इनके पूरे वोट की वैल्यू 1। मतलब अगर ऐसे होता, इनका डिमांड था कि इसके वोट की वैल्यू 600, इनके वोट की वैल्यू 300, इनके वोट की वैल्यू 300, तो इनके पास चांस रहता अपोज करने का। लेकिन किंग क्या करते हैं, बात को मना कर देते हैं, किंग अपोज करते हैं। दे डिक्लेयर्ड दिमसेल्फ द नेशनल असेंबली। थर्ड स्टेट के मेंबर ने क्या किया, अपने आप को, मतलब जो मेंबर्स थे 600 के, उन्होंने क्या बताया कि नेशनल असेंबली को फॉर्म करते हैं और डिसाइड करते हैं टू ड्रॉप अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या करने का, एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉप करने का, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉप करने का। आगे चल के फ्रांस में शुरू होगा कॉन्स्टिट्यूशनल 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 मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। समझ गए बात को। ये कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉप कौन करता है, ड्रॉप करते हैं थर्ड स्टेट के मेंबर, इसका नाम रखते हैं नेशनल असेंबली। व्हाट वाज द रेन ऑफ टेरर, अभी आपने पीछे पढ़ा, जो जैकोबिन्स थे, जैकोबिन्स, इनका जो लीडर कौन था, रॉबेस्पियरे, रॉबेस्पियरे। इसने जो रूल किया फ्रॉम 1793 टू 1794, ये एकदम से एकदम हार्ड, मतलब एकदम हार्श रूल करता है। किसी भी तरीके से मोरालिटी या काइंडनेस का जगह नहीं रहता है, पनिशमेंट बहुत हार्ड रखता है। और ऐसा मतलब ये नहीं कि केवल दूसरे मेंबर के लिए, इसकी भी पार्टी के मेंबर जो इससे सहमत नहीं होते थे, उनके लिए भी क्या था, पनिशमेंट का प्रोविजन था। ठीक है ना। तो 1793 से 1794 तक का पीरियड जब रॉबेस्पियरे रूल कर रहा था, उसे क्या बोलते हैं, रेन ऑफ टेरर। रॉबेस्पियरे फॉलोड स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड पनिशमेंट, मतलब पूरी तरीके से सोसाइटी को कंट्रोल करता है, हर एक मशीनरी को अपने कंट्रोल में कर लेता है और हर गलती करने वाले को पनिशमेंट। पीपल सस्पेक्टेड ऑफ अपोजिंग द रिवॉल्यूशन वर अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड, जिनके ऊपर भी सस्पेक्ट हुआ उनको अरेस्ट किया गया और फाइनली क्या किया गया, उनको एग्जीक्यूट, क्या किया गया, एग्जीक्यूट किया गया। दिया हु वाई वाज ब्रेड सो एक्सपेंसिव इन फ्रांस, ब्रेड बहुत ज़्यादा महंगा क्यों हो गया था। तो आपको पता है कि कंटिन्यूस बैड हार्वेस्ट, मतलब क्रॉप फेल्योर हो रहा था। क्रॉप फेल्योर से क्या हो रहा था, ग्रेन शॉर्टेज, क्या हो रहा था, ग्रेन शॉर्टेज। जब किसी भी चीज़ का सप्लाई, किसी भी चीज़ सप्लाई जब कम हो जाता है तो उसका वैल्यू या बोलो आप प्राइस, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे इस समय देख लो एलपीजी का क्राइसिस चल रहा है, ब्लैक मार्केटिंग में उसका प्राइस क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जब जिसकी भी चीज़ का क्या होता है, जिस चीज़ का भी शॉर्टेज रहता है उसका वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। द प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज शार्पली, ब्रेड का प्राइस क्या हो गया, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। सिंस ब्रेड वाज द स्टेपल फूड, मतलब मोस्ट ऑफ द फूड पीपल का मेन डाइट क्या था, ब्रेड था, मेन फूड ब्रेड था। पुअर पीपल सफर द मोस्ट, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको हुआ, पुअर पीपल को। व्हाट रोल डिड वुमेन प्ले इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वुमेन का फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या रोल था। शॉर्ट आंसर में है तो वुमेन पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट करती हैं और पॉलिटिकल क्लब्स फॉर्म करती हैं लाइक मेन। इन अक्टूबर 1789 thousands of women marched to Versailles demanding bread and forced the king to move to Paris। क्या करती हैं, मतलब कि किंग को फोर्स करती हैं कहाँ जाने के लिए, पेरिस जाने के लिए। वर्सले जो प्लेस था, वर्सले क्या था, जो प्लेस था, वहाँ पे क्या करती हैं, अटैक, क्या करती हैं, अटैक करती हैं। ठीक है। अब ये हो गया वेरी शॉर्ट और शॉर्ट चैप्टर 1 से। लॉन्ग आंसर भी इसका कवर करते ही चलते हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर भी कवर कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे अगले चैप्टर पे। हाँ, तो लॉन्ग आंसर जिसका देखा जाए, दिया एक्सप्लेन द मेन काजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन,
फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मेन काज क्या था? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन 1789। कब शुरू हुआ था? 1789 में। ड्यू टू सेवरल सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल रीजंस। मतलब कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के होने का केवल एक ही रीजन नहीं था, कि केवल सोशल रीजन था या इकोनॉमिकल प्रॉब्लम था, ऐसा नहीं था। ठीक है, इसके होने का सोशल रीजन भी था, इकोनॉमिकल रीजन भी था और पॉलिटिकल रीजन भी था। तो पहला बोल रहा है कि पहला जो रीजन था वो क्या था? सोशल इनइक्वालिटी। तो क्या था वहां पे? फ्रेंच सोसाइटी वर डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। आपने पढ़ लिया। फर्स्ट स्टेट ऑफ क्लर्जी, सेकेंड स्टेट को नोबिलिटी एंजॉयड प्रिविलेज, वाइल द थर्ड स्टेट पेड ऑल द टैक्सेस। मतलब दो स्टेट्स के पास क्या था? प्रिविलेज था। बाकी जो थर्ड स्टेट था वो क्या कर रहा था? वो केवल टैक्स पे कर रहा था, वो केवल टैक्स पे कर रहा था। ठीक है ना। नेक्स्ट है इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्या था? फ्रांस हैड a huge financial crisis due to costly wars and extravagant spending of the royal family। आपको पता है जो वॉर्स लड़े गए थे लुई लुई 14 के द्वारा। लुई 14 के द्वारा जो वार लड़े गए थे, ठीक है ना, यूएसए को लिबरेट करवाने के लिए। ठीक है, इस वार में जो भी पैसा था ये सारा वार लड़ा गया था लोन पे। लोन का पेमेंट करने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बजट, मतलब आप समझ लो जो पैलेस था वर्सलीज, वर्सलीज में बहुत ज़्यादा क्या होता था? पैसा स्पेंड होता था, जिससे जो रॉयल ट्रेजर है वो क्या हो रहा था? कंटिन्यूअस डिफिसिट में जा रहा था, कंटिन्यूअस डिफिसिट में जा रहा था। तीसरा कह रहे हैं हैवी टैक्सेशन। Peasants and common people paid many taxes such as tithe, tax levied by the church, tile, tax levied by the state, feudal dues। मतलब जो भी जमीनें किसकी होती थी? फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के मेंबर्स की, जिसपे काम करते थे कौन? थर्ड स्टेट के लोग, उनको उसका टैक्स देना पड़ता था। विच क्रिएटेड रिसेंटमेंट। जिससे क्या होता है? जिससे नाराजगी होती है लोगों में। लोग क्या होते हैं? गुस्सा होते हैं। फूड शॉर्टेज, कंटिन्यूअस क्रॉप फेलियर से क्या होता है? सप्लाई कम होती है और फूड शॉर्टेज होता है, जिससे क्या होता है? जिससे जो ब्रेड की प्राइसेस क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ इनलाइटनमेंट आइडियाज। कुछ फिलोसफर जैसे जीन जैक रूसो, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने आइडियाज को प्रमोट किया, जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी और डेमोक्रेसी को, जिससे लोगों ने क्या किया? लोगों को रिवोल्ट करने का एक चांस मिलता है और लोग रिवोल्ट करते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ 14 जुलाई 1789। जिस दिन क्या हुआ था? बेस्टाइल बेस्टाइल प्रिजन का हुआ था डिमोलिशन। क्या हुआ था? डिमोलिशन। उसको देख लीजिए। ऑन 14th of July 1789 a large crowd of people gathered in Paris and attacked the Bastille prison। People were angry because of high taxes, ये इसका पहला पॉइंट। फूड शॉर्टेज दूसरा पॉइंट, एंड किंग पॉलिसीज ये थर्ड पॉइंट है। ठीक है ना। मतलब टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, कंटिन्यूअस फूड शॉर्टेज चल रहा था, उसके साथ साथ किंग की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे। दे बिलीव दैट वेपन्स एंड गन पाउडर वर स्टोर्ड इन बेस्टाइल। इनके अकॉर्डिंग जो ये था कि जो बेस्टाइल प्रिजन है इसमें वेपन्स और गन पाउडर रखे गए हैं, तो इसको क्या डिमोलिश करके वहां से हम लोग इसको उठा सकते हैं। द क्राउड स्टॉर्म द प्रिजन, किल द गवर्नर एंड रिलीज द प्रिजनर्स। एक ये भी था कि जो किंग है, किंग ने कुछ सोल्जर्स को हायर किए हुए हैं जो क्या करेंगे? जो अटैक करेंगे पीजेंट्स पे। इससे लोग क्या हो गए थे? बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए थे और अटैक करते हैं। द फॉल ऑफ बेस्टाइल बिकेम ए सिंबल ऑफ द किंग, सिंबल ऑफ द एंड ऑफ द किंग्स एब्सोल्यूट पावर एंड द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो अब क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि विच इवेंट मार्क एज द बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो वो इवेंट कौन सा है? वो इवेंट है डिमोलिशन डिमोलिशन ऑफ बेस्टाइल प्रिजन, डिमोलिशन ऑफ बेस्टाइल प्रिजन। ठीक है ना। या 14 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? बेस्टाइल डे। क्या मनाते हैं? बेस्टाइल डे फ्रांस में। ये बात याद रखिए।
दिया एक्सप्लेन द रोल ऑफ नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली को फॉर्म करने वाले थे मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट्स, जब इनका डिमांड जो था इक्वल वोटिंग राइट्स का जब डिनाई कर दिया गया था बाय किंग इन 1789। इट्स मेन कंट्रीब्यूशंस वर क्या क्या था? इट डिक्लेयर इटसेल्फ द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द पीपल ऑफ फ्रांस। ये फ्रांस की क्या हो जाती है? मतलब पूरे फ्रांस के पीपल के बिहाफ पे क्या कर रहे थे? रिप्रेजेंट कर रहे थे। इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जिसमें इन्होंने क्या किया? किंग के पावर को लिमिट कर दिया गया। मतलब अभी तक किंग जो क्या था? किंग के पास एब्सोल्यूट पावर था। एब्सोल्यूट पावर का मतलब क्या होता है? अनचैलेंज्ड पावर। क्या होता है? अनचैलेंज्ड पावर। इस पावर को क्या कर दिया? इस पावर को खत्म कर दिया। मतलब आ गई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इट एबोलिश यूजुअल प्रिविलेज ऑफ द क्लर्जी एंड नोबिलिटी। जो भी प्रिविलेज मिले हुए थे बाय बर्थ नोबिलिटी एंड क्लर्जीज को उसे क्या कर दिया? खत्म कर दिया। इट अडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। इसमें क्या मिलता है? फ्रीडम, इक्वलिटी और सिटीजन्स को राइट मिलता है। तो बोल रहे हैं कि जो नेशनल असेंबली है इसने डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने में फ्रांस में क्या किया? हेल्प किया। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रेन ऑफ टेरर। जैकोबियंस का लीडर, जैकोबियंस का लीडर जो कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे। इसका जो रूल है, रूलिंग टाइम जो 1793 टू 1794 है, इसमें क्या होता है? ये जो पॉलिसी चलाता है वो था कंट्रोल एंड पनिशमेंट की पॉलिसी। कंट्रोल एंड पनिशमेंट की पॉलिसी। इसी के रूलिंग टाइम को क्या बोलते हैं? रेन ऑफ टेरर। मतलब आतंक का युग, आतंक का युग। ठीक है। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 is known as the reign of terror. It was led by Maximilian Robespierre, the leader of the Jacobean government. During this period, strict laws were passed to control society. सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया? स्ट्रिक्ट लॉज पास किए गए। जो भी एनिमीज जिनके ऊपर क्या था? सस्पेक्ट था रिवॉल्यूशन में, उनको अरेस्ट किया गया, जेल में बंद किया गया, इम्प्रिजन किया गया और फाइनली एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया। मेनी पीपल वर किल्ड यूजिंग द गुलोटिन। गुलोटिन क्या था? एक ये डिवाइस था मेड बाय गुलोटिन, जिससे क्या एक तरीके से क्या था? किलिंग मशीन। क्या था? किलिंग मशीन। यूज होता था बी हेडेड करने के लिए, मतलब गला काटने के लिए यूज करते थे इसको। Robespierre followed very harsh policies which created fear among people. Finally, he himself was arrested and executed. उसी गुलोटिन से इसको ही मारा जाता है in 1794, ending the reign of terror. Next है explain the impact of the French Revolution. फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या था? दिया है the French Revolution had great influence on France and the world. It ended absolute monarchy in France. पहली बात क्या कर रहे हैं? फ्रांस में जो मोनार्की थी क्या होती है? एब्सोल्यूट मोनार्की। मतलब जो अनचैलेंज रूल जो था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी क्या होती है? पॉपुलर हो जाती है। फ्यूजल प्रिविलेज जो मिले थे नोबल्स एंड क्लर्जीज को खत्म हो जाते हैं। और बोला कि जो डेमोक्रेटिक एंड जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स बहुत सी कंट्रीज में उनको क्या मिलता है? इंस्पिरेशन। क्या मिलता है? इंस्पिरेशन मिलता है। इट गेव द आइडिया दैट पावर बिलोंग्स टू द पीपल। मतलब इसने ही ये आइडिया दिया कि एक्चुअल में जो पावर होता है वो पीपल के पास होता है। ये कंट्रीब्यूशन था किसका? फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री में। वर्ल्ड हिस्ट्री में अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। पहला है हु वाज द रूलर ऑफ रशिया बिफोर द रिवॉल्यूशन। तो थे जार निकोलस सेकेंड। जार निकोलस सेकेंड वाज द रूलर ऑफ रशिया बिफोर द रिवॉल्यूशन। इन विच ईयर रशियन रिवॉल्यूशन टेक प्लेस? कब हुआ? 1917 में। कब हुआ था? 1917 में।
हु लीड द बोल्शेविक्स, बोल्शेविक्स और एक था मेंशेविक्स। कौन था? मेंशेविक्स। तो बोल्शेविक का लीडर कौन था? व्लादिमीर लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। याद रखिएगा, लेनिन, लेनिन के बाद स्टैलिन, यही लोग आगे चल के रूल करेंगे। व्हाट वाज द रशियन पार्लियामेंट कॉल्ड, रशियन पार्लियामेंट का नाम क्या है? ड्यूमा। क्या नाम था उसका? ड्यूमा। इंडियन पार्लियामेंट का नाम क्या है? संसद, SANSAD। तो वहां के पार्लियामेंट का नाम था ड्यूमा। क्या था? ड्यूमा। दिया व्हाट वाज ब्लडी संडे, दिया पीसफुल प्रोटेस्टर वर शॉट बाय सोल्जर्स इन 1905। आगे चल के इसको एक्सप्लेन करेंगे कि 300 लोग क्या हुए थे? इंजर्ड हो गए थे, है ना। और 100 के नियर अबाउट क्या हो गए थे? जिनका डेथ हुआ था। इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे फादर गैपन, जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने जानकारी पहले ही दे दी थी, जिसकी वजह से क्या होता है? लोग मारे जाते हैं। इवेंट होता है संडे के दिन, इससे इसका नाम क्या पड़ गया? ब्लडी संडे। व्हाट वाज द नेम ऑफ लेनिन्स पार्टी, तो नाम था बोल्शेविक पार्टी। विच रिवोल्यूशन रिमूव द जार फ्रॉम पावर, जार को हटाने वाला था पावर से, मतलब जार का एब्डिकेशन। जार का एब्डिकेशन कब होता है? वो होता है फेब्रुअरी रिवोल्यूशन के बाद। कब होता है? फेब्रुअरी रिवोल्यूशन के बाद। विच रिवोल्यूशन ब्रॉट लेनिन टू पावर, किस रिवोल्यूशन के बाद लेनिन पावर में आता है? तो वो था अक्टूबर रिवोल्यूशन। एक फरवरी का रिवोल्यूशन, एक अक्टूबर का। इसके बाद किंग का एब्डिकेशन होता है, इसके बाद लेनिन आता है पावर में। व्हाट वाज द नेम ऑफ वर्कर्स काउंसिल, वर्कर्स की परिषद का नाम क्या था? तो उसका नाम था सोवियट्स। क्या नाम था? सोवियट्स। विच वार वीकेंड रशिया बिफोर द रिवोल्यूशन, तो था वर्ल्ड वार फर्स्ट। इसका टाइम पीरियड था 1914 टू 1918। 1918। 60 क्वेश्चन आंसर्स है। व्हाट वर द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स इन रशिया, देयर वर्कर्स वर्क लॉन्ग आवर्स, कहीं कहीं पे 15 टू 16 आवर्स का क्या था? कंटिन्यूअस जॉब होता था, लंबा काम करते थे। इन फैक्ट्रीज वेजेस वर लो, मतलब वर्किंग टाइम ज़्यादा है, वेज क्या है? कम है। लिविंग कंडीशन वो क्या था? पुअर था। रीज़न बहुत सिंपल से था, क्योंकि एकदम कंजस्टेड कंजस्टेड प्लेस होते थे, ठीक है ना। मतलब जगह कम है, उसमें जो लोग हैं वो ज़्यादा रहते थे। मतलब एक तरीके से जो डॉर्मिटोरीज थी वो एकदम से भरी पड़ी होती थी, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम होता था सैनिटेशन का, सैनिटेशन का मतलब साफ सफाई का प्रॉब्लम ज़्यादा होता था। वर्कर्स वर नॉट अलाउड टू फॉर्म यूनियंस आर प्रोटेस्ट, और वर्कर्स को ये अलाउ भी नहीं करते थे कि वो अपना यूनियन बनाए, क्या कर पाए? प्रोटेस्ट कर पाए। व्हाट हैपेंड ऑन ब्लडी संडे, दे ऑन 22nd of January 1905 workers lead by Father Gapan marched to the विंटर पैलेस। कहाँ जाते हैं? विंटर पैलेस। टू प्रेजेंट दियर डिमांड्स, अपना डिमांड रखने। सोल्जर्स फायर्ड एट द क्राउड किलिंग मेनी पीपल, नियरली 100 पीपल का डेथ होता है। एंड 300 क्या हो जाते हैं? वंडेड, घायल हो जाते हैं। इसीलिए इसे बोलते हैं ब्लडी संडे। और इसी इवेंट के बाद क्या शुरू होता है? द रिवोल्यूशन ऑफ 1905। दिया व्हाट वर लेनिन्स मेन डिमांड, जिसे बोलते हैं अप्रैल थेसिस। क्या बोलते हैं? अप्रैल थेसिस। लेनिन के डिमांड को क्या बोलते हैं? अप्रैल थेसिस बोलते हैं। लेनिन डिमांडेड थ्री डिमांड्स ऑफ लेनिन, थ्री डिमांड्स ऑफ लेनिन इज नोन एज अप्रैल थेसिस। व्हाट वर द डिमांड? पहला है लैंड जो है ट्रांसफर किए जाए, किसको? पीजेंट्स को। दूसरा, वार क्या किया जाए? खत्म किया जाए। जो वार में पार्टिसिपेट थी, वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो पार्टिसिपेंट थी रशिया, क्या क्या खत्म किया जाए। और तीसरा, कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रीज बाय वर्कर्स, इंडस्ट्रीज पे किसका कंट्रोल हो? वर्कर्स का कंट्रोल हो, ठीक है ना। और एक और आएगा नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन ऑफ
बैंक्स, इसी थर्ड पॉइंट में ऐड कर लीजिएगा, बैंक्स का नेशनलाइजेशन। व्हाट वाज द रोल ऑफ सोवियट्स? सोवियट्स वर काउंसिल ऑफ वर्कर्स एंड सोल्जर्स। सोवियट्स क्या थे? काउंसिल्स थे वर्कर्स और सोल्जर्स के। They played an important role in organizing protest and supporting the Bolshevik during the revolution। मतलब प्रोटेस्ट करने में और क्या करने में, बोल्शेविक को सपोर्ट करने में सोवियट्स क्या करते हैं, मेन रोल निभाते। नेक्स्ट है why did the Tsar abdicate in 1917? ड्यू टू मास प्रोटेस्ट, फूड शॉर्टेज। याद रखिए प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था, कंटिन्यूस फूड शॉर्टेज, मिलिट्री क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, और सपोर्ट नहीं मिलता है आर्मी से। तो ये 4 मेन रीजन है। पहला, बहुत लार्ज में प्रोटेस्ट होता है, कंटिन्यूस फूड शॉर्टेज, मिलिट्री फेल हो जाती है, और आर्मी इनको सपोर्ट नहीं कर पाती है। तो जार निकोलस क्या होता है, फरवरी में क्या होते हैं, इनको एब्डिकेटेड किया जाता है, मतलब इनको हटा दिया जाता है। ये था शॉर्ट आंसर किससे, चैप्टर नंबर 2 से। अब इसका हम लोग देखेंगे लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर देखिए, दिया एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। दिया द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 हैपेंड ड्यू टू मेनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल प्रॉब्लम। तो क्या क्या था, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आपने देखा था वैसे इसका देख लीजिए। ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ जार, जैसे वहाँ का रूलर था, जैसे वहाँ का मोनार्क था फ्रेंच का, वैसे किसका था, वैसे ही तानाशाह था, एक तरीके से तानाशाह था। कहाँ का, रसिया का। रसिया वाज रूल बाय जार निकोलस सेकेंड हु हैड एब्सोल्यूट पावर। पीपल हैड नो पॉलिटिकल राइट्स। लोगों के पास किसी भी तरीके का राइट नहीं था, मतलब ना तो लोग अपोज कर सकते थे, ना तो लोग यूनियन फॉर्म कर सकते थे, ना तो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। पुअर कंडीशन ऑफ वर्कर्स, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लो वेजेस, और पुअर वर्किंग जो कंडीशन था, मतलब अनसेफ जो वर्किंग एटमॉस्फेयर था, उससे वर्कर्स क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। मोस्ट पीजेंट्स, प्रॉब्लम ऑफ पीजेंट्स में क्या, मोस्ट पीजेंट्स वर पुअर एंड हैड वेरी लिटिल लैंड। और जिनको क्या जो चाहते थे रिफॉर्म, मतलब पीजेंट्स के पास बहुत कम ज़मीनें थी, जो रिफॉर्म चाहते थे, जो अपोज करते हैं किंग को। इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, रसिया सफर्ड हैवी लॉसेस इन द वॉर, फूड शॉर्टेज एंड इकोनॉमिक क्राइसिस इंक्रीज। वार में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्रॉप फेल्योर और इकोनॉमिक क्राइसिस कंडीशन को और ज़्यादा वर्स कर देते हैं। नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज। लेनिन और जैसे लेनिन जो बोल्शेविक का लीडर था, मेंशेविक पार्टी, धीरे धीरे जो सोशलिज्म था मतलब सब कुछ क्या हो, सब कुछ कंट्रोल्ड हो बाय द सोसाइटी, सोसाइटी जो कंट्रोल करती हो, ये जो विजन था ये बहुत ज़्यादा क्या हो गया, फेमस हो गया, जिसके चक्कर में कंटिन्यूअस मूवमेंट आगे बढ़ता चला गया। सोशलिस्ट ग्रुप इनकरेज पीपल टू फाइट अगेंस्ट द जार। इन ग्रुप ने क्या किया, इनकरेज किया लोगों को जार के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए। these factors lead the revolution in February, जिसमें जार का एब्डिकेशन, अक्टूबर, जिसमें लेनिन आता है पावर में। दिया एक्सप्लेन द इवेंट्स ऑफ द February revolution। दिया द February revolution took place in 1917 in Petrograd, जिसका नाम क्या था, पीटर्सबर्ग। क्या नाम था, पीटर्सबर्ग, जो क्या था, पेट्रोग्राड के नाम से बाद में जाना जाता है। ड्यू टू फूड शॉर्टेज, वर्कर्स स्टार्टेड स्ट्राइक्स इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में वर्कर्स ने क्या किया, स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। वुमेन एंड वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया, स्ट्रीट्स में डिमांड कर रहे थे किसका, ब्रेड का। सोल्जर्स वर सेंट टू कंट्रोल द प्रोटेस्ट बट मेनी ज्वाइन द प्रोटेस्टर्स। वो सोल्जर्स जिनको प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए भेजा गया था, प्रोटेस्ट को रोकने के लिए भेजा गया था, वो खुद किसके साथ हो जाते हैं, प्रोटेस्टर के साथ हो जाते हैं। और क्या बोल रहे हैं, द प्रोटेस्ट स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस द सिटी, जिससे इस पूरे शहर में क्या होता है, प्रोटेस्ट बढ़ता चला जाता है। फाइनली Tsar Nicholas II abdicated the throne, ending the monarchy in Russia. A provisional government was formed to rule the country.
और क्या कह रहे हैं, कंट्री को रूल करने के लिए एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दी गई, ठीक है ना। एक्सप्लेन द इवेंट्स ऑफ द अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अक्टूबर से क्या होता है, द अक्टूबर रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन अक्टूबर 1917 under the leadership of Vladimir Lenin and the Bolsheviks. The Bolsheviks plan to overthrow the provisional government. मतलब ये जो गवर्नमेंट बनी थी जार के एब्डिकेशन के बाद इस प्रोविजनल गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का ट्राई करते हैं व्लादिमीर लेनिन और बोल्शेविक्स। रेड गार्ड सीज्ड इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन पेट्रोग्राड सच एज बैंक्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस। क्या बोल रहे हैं कि रेड गार्ड्स ने क्या किया, पेट्रोग्राड्स के बैंक्स और गवर्नमेंट ऑफिस को क्या कर लिया, सीज कर लिया। द विंटर पैलेस, विंटर पैलेस क्या था, रेजिडेंस रेजिडेंस ऑफ किंग एंड ऑफिशियल्स, इसको क्या कर लिया गया, इसको अटैक किया गया और कैप्चर कर लिया गया बाय द बोल्शेविक। एज अ रिजल्ट द बोल्शेविक केम टू पावर एंड एस्टेब्लिश्ड अ सोशलिस्ट गवर्नमेंट इन रशिया। मतलब पूरी तरीके से प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो भी मिनिस्टर्स थे, जो भी उनकी पूरी मशीनरी थी, सबको क्या कर लिया, जितने भी उनके इंस्टीट्यूशंस थे सबको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और क्या करते हैं, और खुद बन जाते हैं रूलर। व्हाट चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द बोल्शेविक। बोल्शेविक आए तो क्या करते हैं, तो बोल्शेविक आते हैं तो कुछ रिफॉर्म्स करते हैं। क्या करते हैं, जैसे वो लैंड जो लैंडलॉर्ड के पास थे उनसे लैंडलॉर्ड से क्या कर लिया गया, ले लिया गया, उनको किसको दिया गया, पीजेंट्स को। लैंड वाज टेकन फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स एंड गिवन टू द पीजेंट्स, किसको दिया गया, पीजेंट्स को दिया गया। इंडस्ट्रीज और बैंक्स क्या हो गए, नेशनलाइज्ड, इनका नेशनलाइज किया गया इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स को। वर्कर्स वर गिवन कंट्रोल ओवर फैक्ट्रीज, वर्कर्स को क्या किया गया, फैक्ट्रीज के ऊपर कंट्रोल दिया गया। रशिया विड्रू फ्रॉम वर्ल्ड वार फर्स्ट, रशिया को क्या कर लिया गया, वर्ल्ड वार फर्स्ट से हटा दिया गया। प्राइवेट प्रॉपर्टीज वाज एबोलिश्ड एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी वाज इस्टेब्लिश्ड, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को हटा दिया गया और सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब सब कुछ क्या हो, सब कुछ कंट्रोल हो बाय द सोसाइटी, उसको किया गया इस्टेब्लिश्ड। दीज चेंजेस ट्रांसफॉर्म रशिया इनटू अ सोशलिस्ट स्टेट, जिसके बाद रशिया क्या बन गया, एक सोशलिस्ट स्टेट बन गया। दिया इम्पैक्ट, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ रशियन रिवोल्यूशन। दिया द रशियन रिवोल्यूशन हैड इंपॉर्टेंट ग्लोबल इफेक्ट्स, इट इंडेड द जारिस्ट मोनार्की इन रशिया, किंग का रूल क्या खत्म हो गया। रशिया बिकेम द फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड, पहला सोशलिस्ट स्टेट बनता है पूरी दुनिया में, वो था रशिया। इट इनकरेज्ड सोशलिस्ट मूवमेंट इन अदर कंट्रीज, जिसका इम्पैक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड पड़ता है, अलग अलग कंट्रीज सोशलिज्म को फॉलो करती हैं। वर्कर्स और पीजेंट्स को क्या मिलता है, बहुत राइट्स मिलते हैं, इसके चक्कर में सीपीआई फार्म होती है 1925 में हमारे देश इंडिया में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, साम्यवादी सरकार बनती है, रशियन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट था वो। इट इन्फ्लुएंस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट्स थ्रू आउट द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में पॉलिटिकल मूवमेंट को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस। अब हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 3, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। यह हु वाज द लीडर ऑफ नाजी जर्मनी, नाजी पार्टी में नाजी जर्मनी का लीडर कौन था, वन एंड ओनली एडोल्फ हिटलर। इन विच ईयर हिटलर बिकेम चांसलर, 1933 में, जब प्रेसिडेंट कौन थे, हिंडेनबर्ग, कौन थे, हिंडेनबर्ग, जो ऑफर करते हैं चांसलरशिप हिटलर को। विच बुक वाज रिटेन बाय हिटलर, मेन काम्प, मेन काम्प इज एन ऑटोबायोग्राफी, मेन काम्प इज एन ऑटोबायोग्राफी written by Adolf Hitler. Which treaty blamed Germany for World War First? Treaty of Versailles. This is harsh and humiliating peace treaty. This is the reason, ये रीजन था किसका, वर्ल्ड वार सेकेंड का। What was the Nazi youth organization called? नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन का नाम था हिटलर यूथ। Which community was most persecuted by Nazis? सबसे ज्यादा सफर करते जेविस
6 मिलियन की पॉपुलेशन, 60 लाख जेविस क्या होते हैं जिनका मर्डर किया जाता है। व्हाट वाज द नाजी सीक्रेट पुलिस कॉल्ड? गेस्पो, जिनको बोलते हैं गैस्टपो। ये क्या था? ये था नाजीज का सीक्रेट पुलिस जो घूमता रहता था और देखता रहता था कौन नाजीज के अगेंस्ट में जा रहा है, जिसको क्या कर सका जाए, अरेस्ट करके एग्जीक्यूट किया जाए। विच फायर हेल्प्ड हिटलर गेन इमरजेंसी फायर? राइक स्टैग फायर। राइक स्टैग क्या था? पार्लियामेंट। क्या था? पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी, जिसके चक्कर में क्या लगाता है? फायर डिक्री। क्या लगाता है? फायर डिक्री। और सभी सिविल राइट्स क्या कर देता है? सस्पेंड। क्या कर देता है? सस्पेंड। ये हेल्प करती है किसको? हिटलर को एक तरीके से फायर डिक्री। इसके बाद आगे चल के लेके आता है इनेबलिंग एक्ट। क्या लेके आता है? इनेबलिंग एक्ट, जिसके चक्कर में जर्मनी में डेमोक्रेसी खत्म होती है और क्या शुरू होता है? डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप। What was the Nazi ideology of racial superiority called? That was Aryan superiority. मतलब सबसे एक लेडर लाइक फॉर्मेशन था। सबसे ऊपर थे आर्यन, नॉर्डिक आर्यन। सबसे नीचे कौन थे? जेविस। बाकी जिसका जैसा अपीयरेंस हो उसको वैसे ये लोग प्लेस किए थे। ठीक है, तो what was Nazis concentration camps used for? इम्प्रिजनिंग एंड किलिंग एनिमीज ऑफ नाजिस। जो भी नाजिस को अपोज करेंगे उनको अरेस्ट करके उनको एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते थे कंसंट्रेशन कैंप्स को। शॉर्ट आंसर में देखिए, व्हाई डिड द वाइमर रिपब्लिक बिकम अनपॉपुलर? या द वाइमर रिपब्लिक फेस्ड इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिकल फ्रंट पे फेल हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। ह्यूमिलिएशन ड्यू टू द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस को एक्सेप्ट करने वाला कौन था? ये वाइमर रिपब्लिक ही था, जिससे जर्मन पीपल इसको हेट कर रहे थे। मेनी जर्मन्स ब्लेम्ड इट फॉर द कंट्रीज प्रॉब्लम। तो कंट्री में जो भी प्रॉब्लम हो रही थी उसके लिए किसको ब्लेम किया गया? वाइमर रिपब्लिक को। वाई डिड हिटलर राइज टू पावर? जर्मनी वाज सफरिंग इकोनॉमिक डिप्रेशन। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था। इसके साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या हो गई थी? बहुत ज़्यादा हो गई थी जर्मनी में। हिटलर प्रॉमिस टू रिस्टोर जर्मनीज पावर एंड सॉल्व दीज प्रॉब्लम। हिटलर ने प्रॉमिस किया क्या करने के लिए? कि जर्मनी को इस प्रॉब्लम से निकाल देगा। मतलब एक तरीके से सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन केवल किसके पास था? एडोल्फ हिटलर के पास। लोग क्या करते हैं? ओवरवेलमिंगली सपोर्ट करते हैं किसको? हिटलर को सपोर्ट करते हैं। व्हाट वाज नाजीज रेशियल आइडियोलॉजी? नाजीज बिलीव दैट आर्यन वर अ सुपीरियर रेस, ज्यूस एंड अदर ग्रुप्स वर कंसीडर्ड इंफीरियर एंड वर परसिक्यूटेड। मतलब इनके अकॉर्डिंग सबसे सुपीरियर कौन थे? आर्यंस थे। इनके बाद जो भी थे, मतलब ये लोग तो रशियन को, पोलिश को मानते थे सब ह्यूमन, इनको ह्यूमन ही नहीं मानते थे। सबसे सुपीरियर केवल कौन? आर्यन। हाउ डीज नाजीज कंट्रोल एजुकेशन? स्कूल्स को यूज किया गया फॉर टू स्प्रेड द नाजीज आइडियोलॉजी, स्प्रेड करने के लिए। चिल्ड्रेन को सिखाया गया लॉयल्टी टू हिटलर, हिटलर के लॉयल रहिए। और रेशियल सुपीरियरिटी का मतलब जेविस से क्या करो? जेविस से हेट करो। हिटलर हिटलर की पूजा करो। हिटलर की क्या करो? पूजा करो। ये सब बच्चों को शुरू से सिखाया जाने लगा। व्हाट वाज द रोल ऑफ प्रोपेगेंडा इन नाजी जर्मनी? नाजीज कैसे कर? नाजीज न्यूज़पेपर को, फिल्म को, पोस्टर्स को, इन सब को यूज करते थे सपोर्ट पाने के लोगों का। इसके लिए एक बहुत फेमस फिल्म है द इटर्नल ज्यू, अक्षय ज्यू। ठीक है, जिससे मतलब उनको दिखाया गया कि वो काफ्तान पहने हैं, चोंगा पहने हैं, मर्डरर हैं, ये सब दिखाया जाता था। अब हम लोग लॉन्ग आंसर करेंगे किसका? नाइजा एंड द राइज ऑफ हिटलर का। दिया एक्सप्लेन द सिचुएशन इन जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट। वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जर्मनी ने बहुत सीरियस प्रॉब्लम को फेस किए। जर्मनी को फोर्स किया जाता है
ट्रीटी ऑफ वर्सलीज को साइन करने के लिए, जिसके चक्कर में उसको पे करना पड़ता है हैवी वार कंपेंसेशन। कंपेंसेशन मतलब क्या होता है? जुर्माना। जो भी वार में खर्चा हुआ था सबका, सब लोग रिस्पॉन्सिबल सा किसको मानते हैं? जर्मनी को। और सब पैसा किसको पे करना था? जर्मनी को। जर्मनी लॉस्ट मेनी ऑफ इट्स टेरिटरीज एंड कॉलोनीज। ठीक है, मतलब जर्मनी के जो भी टेरिटरीज, जो भी उसका एरिया था उसको छीन लेते हैं। उसका जो भी कॉलोनी था, मतलब ओवरसीज जो भी कंट्रीज पे कंट्रोल था उसको छीन लेते हैं। द कंट्री सफर्ड फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस एंड एम्प्लॉयमेंट। उसकी आर्मी को क्या करते हैं? आर्मी को डीमिलिटराइज भी किया जाता है। ठीक है ना। उसके कोल रिजर्व को हड़प लेते हैं, हर तरीके से ह्यूमिलिएट करते हैं। तो जिससे इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। द वैल्यू ऑफ जर्मन करेंसी फेल। जो जर्मन करेंसी का नाम है जर्मन मार्क, जर्मन मार्क, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। और लोग फेस करते हैं पॉवर्टी। दिस कंडीशन क्रिएटेड एंगर, जिससे लोग गुस्सा होते हैं, एंड डिससेटिस्फैक्शन एमंग जर्मन्स, जिससे जर्मन्स क्या होते हैं? गुस्सा हो जाते हैं और असंतुष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ हिटलर बिकेम डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। एक्सप्लेन करिए कि जर्मनी का डिक्टेटर हिटलर कैसे बनता है। हिटलर बिकेम चांसलर ऑफ जर्मनी इन 1933। इसको ऑफर करते हैं प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग। आफ्टर द राइक स्टैग फायर, वहाँ की पार्लियामेंट में क्या हो जाता है? आग लग जाता है। वो भी मिस्टीरियस फायर रहता है। कुछ लोग या मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये फायर लगवाया था एडोल्फ हिटलर ने। हिटलर बेल कम्युनिस्ट एंड यूज इट एन एक्सक्यूज टू सस्पेंड सिविल राइट्स। लगा देता है क्या? फायर डिक्री, और पूरे सिविल राइट्स को छीन लेता है। उसके बाद लेके आता है इनेबलिंग एक्ट, जिसमें मिलता है हिटलर को स्पेशल पावर। और क्या होता है? लॉज बना सकता था हिटलर बिना कंसेंट के पार्लियामेंट के, मतलब बिना पार्लियामेंट के कंसेंट के क्या कर सकते हैं? लॉज बना सकते थे ड्यू टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इनेबलिंग एक्ट। पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो भी थे सबको अरेस्ट किया गया और भेजा गया कंसंट्रेशन कैंप पे, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल का बाद में क्या हो जाता है? डेथ, मतलब मारे जाते हैं, एग्जीक्यूशन होता है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट द नाजीज पार्टी वर बैंड। नाजीज पार्टीज और इनके एफिलिएट्स भी, नाजीज पार्टी और इनके जो एफिलिएट्स थे इनको छोड़ के, मतलब इनके जो सहयोगी थे इनको छोड़ के सबको क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। जिससे हिटलर ने क्या किया? जर्मनी में स्टेब्लिश किया डिक्टेटरशिप। एक्सप्लेन नाजी आइडियोलॉजी। द नाजी आइडियोलॉजी वाज बेस्ड ऑन एक्सट्रीम नेशनलिज्म एंड रेसिज्म। रेसिज्म मतलब ये इनका थॉट था रेशियल सुपीरियरिटी का, मतलब एक ही रेस क्या करनी चाहिए? रूल करनी चाहिए। वो थे आर्यन। आर्यन में भी कौन? नॉर्डिक आर्यन में वो जो फिजिकली और जो मेंटली क्या हो? सही हो, ऐसे आर्यन। तो जो नाजिज बिलीव दैट आर्यंस वर द सुपीरियर रेस, सबसे सुपीरियर आर्यंस थे और इन्हीं को चाहिए कि रूल करें। तो जो जेविस थे, जिप्सीज थे, जो अदर माइनॉरिटीज के लोग थे, इन्हें मानते थे इंफीरियर। क्या मानते थे? इंफीरियर मानते थे। दे बिलीव इन अ स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर, जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर, एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर सोसाइटी। हिटलर वांटेड टू एक्सपेंड जर्मन टेरिटरी टू क्रिएट लेबनेंसर। लेबनेंसर मतलब लिविंग स्पेस। जैसे जैसे अदर कंट्रीज को जीतते जाएंगे लिविंग स्पेस बढ़ेगा। उस कंट्री में मिलने वाला सारा रिसोर्स किसका हो जाएगा? आपका हो जाएगा। जिससे आपके लोग क्या होंगे? इजीली रह पाएंगे। नाजीज प्रोपेगेंडा प्रमोट लॉयल्टी टू हिटलर एंड नेशन। हर तरीके से ये दिखाया जाता था हिटलर केवल किसके लिए सब कुछ काम कर रहा है? देश के लिए। हाउ डिड नाजीज कंट्रोल सोसाइटी। नाजीज ने सोसाइटी को कंट्रोल कैसे किया? द नाजी गवर्नमेंट कंट्रोल एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन जर्मनी। द मीडिया एंड न्यूज़पेपर्स वर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। मतलब मीडिया को, न्यूज़पेपर को, सब कुछ किसके कंट्रोल में था? गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। मतलब गवर्नमेंट जो भी चाहती थी वही होता था पब्लिश, वही होता था पब्लिश। स्कूल्स एंड टेक्स्ट बुक वर यूज टू स्प्रेड नाजी आइडियोलॉजी। इवन स्कूल्स जहाँ पे एजुकेशन मिलता है बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, राइट एंड
रॉन्ग का जो आपको मिलता है एजुकेशन, वो सभी मैनिपुलेटेड था बाय द नाइजीज आइडियोलॉजी। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म किए गए लाइक हिटलर यूथ, जहाँ पे चिल्ड्रेन को सिखाया जाता था, ट्रेन किया जाता था कि नाइज्म को सपोर्ट करेंगे। गैस्पो जो सेक्रेट पुलिस थी, लोगों को अरेस्ट करती थी जो भी अपोज करते थे नाजीज को। प्रोपेगेंडा वाज वाइडली यूज्ड टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए प्रोपेगेंडा मतलब मिसलीडिंग मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन पब्लिश कहते थे। एक्सप्लेन द परसिक्यूशन ऑफ जेविस इन नाजी जर्मनी, जेविस फेस सीवियर डिस्क्रिमिनेशन अंडर नाजी रूल, सबसे वर्स्ट कंडीशन जेविस का ही था, ठीक है। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ सिटीजनशिप एंड राइट थ्रू न्यूरेमबर्ग लॉज 1935, पहले इनसे सिटीजनशिप राइट छीन लेते हैं, फिर कि हमारे बीच में नहीं रहेंगे, फिर ये अब जिंदा ही नहीं रहेंगे, ठीक है ना। ये सब एक स्टेजेस के थ्रू करते हैं जर्मनी में। जेविस बिजनेसेस वर एंड प्रॉपर्टीज वर डिस्ट्रॉयड, जेविस के बिजनेस एंड प्रॉपर्टी क्या कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मैनी जेविस वर फोर्स टू लिव इन गेटोज, जेविस को क्या किया गया, फोर्स किया गया कहाँ पे रहने के लिए, गेटोज में रहने के लिए। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड जेविस वर सेंट टू कंसंट्रेशन एंड एक्सटर्मिनेशन कैंप्स, मतलब जहाँ पे भेज के इनको क्या करते थे, पनिश करते थे। पनिश का मतलब समझ टोटली इलिमिनेट करते थे, इनको मारते थे। मिलियंस ऑफ जेविस वर किल्ड इन द होलोकास्ट, होलोकास्ट का मतलब महाध्वंस। और ये सब नॉलेज हमको मिलता है जब वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म होता है 1945 में। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक इवेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड वार के शैडो में नियरली 9 मिलियन पीपल का डेथ होता है, और ये सब करवाता हिटलर। बच्चे, बूढ़े, औरत, यूथ, डिसेबल्ड, किसी को नहीं छोड़ता है। थैंक यू। मेरा नाम है प्रिंस सिंह, चैनल को करिए सब्सक्राइब। अब हम लोग अगला जो पार्ट सॉल्व करेंगे वो रहेगा ज्योग्राफी। बहुत बहुत धन्यवाद।